Assalamu alaikum. This is Huma and you are watching Education Essentials, and the topic of this video is chemical bonding chapter number 6. We will discuss in this video energetics of bond formation. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल किस तरह अप्लाई होता है और किस तरह डी ऑक्टेट रूल कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एनर्जेटिक्स किस तरह जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन पर अप्लाई होती हैं। जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तब उनकी एनर्जी कुछ और होती है, जब एटम्स अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तब उनका एनर्जी लेवल कुछ और होता है। यही चीज़ आज हमने स्टडी करनी है इस टॉपिक में कि अगर एक एटम फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, वो बॉन्ड नहीं बना रहा, वो एक सिंगल एटम के तौर पर वर्क कर रहा है या मौजूद है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी लेवल कितना है, उसमें जो मौजूद एनर्जी है यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं उनका क्या लेवल है। ये सारी चीज़ें हम बारी बारी डिस्कस करेंगे या फिर जब वो बॉन्ड बनाता है किसी और एलिमेंट के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक हाइड्रोजन एलिमेंट है यहाँ पर और एक हाइड्रोजन एलिमेंट है थोड़े फासले पर, यानी उनके दरमियान एक डिस्टेंस है। अब जैसे ही ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के नज़दीक आना स्टार्ट होंगे तो देखें जो एनर्जी लेवल है, जो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे तो तब दो किस्म की फोर्सेस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। फर्स्ट फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होगी, अट्रैक्टिव फोर्स, एंड द सेकेंड वन इज रिपल्सिव फोर्स। ये दो तरह की फोर्सेस होंगी। अब जब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों एक ही पोटेंशियल के साथ अटैक कर रही होंगी तब एटम मज़ीद आके मूव नहीं कर सकते एक दूसरे के करीब। लेकिन जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी देन क्या होगा कि ये दोनों एटम्स आपस में बॉन्ड बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो ये दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। यही एक फिनोमिना है, यही एक साइंस है जिसको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कैसे की जा सकती है। आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, यहाँ पर जब वो डिस्टेंस में दोनों एलिमेंट्स मौजूद थे तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई थी। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी को ड्रॉ किया है और एक्स एक्सिस पे हमने क्या ड्रॉ किया है, उसका डिस्टेंस ड्रॉ किया है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जिसको बोला जाता है। जब दोनों एलिमेंट्स आपस में मिलने की कोशिश कर रहे थे और बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे तब यहाँ पर आकर इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम हो गई, यानी कि जो कि वो 436 किलो जूल पर मोल, ये फाइनल उनके पास एनर्जी जो है वो ऑब्टेन हुई है और ये स्टेबल एनर्जी है, स्टेबल करने में कामयाब हो गई। यानी कि जब H2 बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, उसकी एनर्जी -436 किलो जूल पर मोल थी और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो था वो 75.4 pm जो है वो रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये एनर्जी गेन करने के बाद सबसे बड़ी बात कि जो मॉलिक्यूल या एटम्स जो थे वो स्टेबल हो गए थे, बिकॉज सिंगल हाइड्रोजन भी स्टेबल नहीं था, उसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन लिए घूम रहा था। जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना चुके तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लिए। यहाँ पर इनकी एनर्जी जो थी वो 436 किलो जूल पर मोल थी और जो डिस्टेंस था इन दोनों के इंटरमॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो था 75.4 pm। आई होप ये सब कुछ समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब हम देख लेते हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। सेकंड जो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है वो बॉन्ड एनर्जी है। जी, when the atoms approach the distance of minimum energy, then the system of two hydrogen atoms is stabilized to the maximum extent. The amount of energy evolved is 436.45 kilojoule per mole and is called the bond formation energy. In order to break down the bond, for example,
if there is a bond of between two hydrogen atoms, if we want to break down this bond and we make these two elements apart from each other, so we have to do 436.445 kilojoule per mole of energy. So we need this amount of energy to break down this molecule. As same, if we want to make a bond between two atoms of hydrogen, the same amount of energy we should be provided, and then at that point the bond will be formed. So this was basically bond energy. This amount of energy is different for the different elements. For the case where repulsive forces are dominant, then the attractive forces, the energy of the system increases as it leads to instability. Consequently, bond will not form. अब जैसे कि मैंने शुरू में बताया आपको कि जहाँ पर दो किस्म की फोर्सेस अटैक करती हैं, पहली होती है अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरी होती है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब मैंने ये भी बोला कि जब अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इसके मुकाबले में इसके मुकाबले में वो ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, वो दोनों एलिमेंट्स जो होंगे वो मिल जाएंगे और एक बॉन्ड की फॉर्म में वो एक मॉलिक्यूल बन जाएंगे। लेकिन जब रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा, वो अपार्ट हो जाएंगे, यानी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इस सूरत में जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है वो बहुत हाई हो जाती है, उसको बहुत हाई एनर्जी प्रोवाइड करोगे तभी वो बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो जी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास एटॉमिक साइजेस। तो तीन तरह के एटॉमिक साइजेस हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहला जो साइज है वो है हमारे पास जी एटॉमिक का ही है, एटम का साइज, एटॉमिक जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। और जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आ जाता है आयोनिक रेडियस या आयोनिक रेडियाई या फिर कोवेलेंट। जो थर्ड वन है वो है कोवेलेंट जी। अब एटॉमिक रेडियाई से आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है ये एक एटम का रेडियस है। आयोनिक रेडियाई मीन आप एक आयन है उसका आपने रेडियस फाइंड आउट करना है, एंड देन कोवेलेंट का मतलब यही है कि अगर टू या टू से ज़्यादा एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसका ओवरऑल उस मॉलिक्यूल का रेडियस क्या होगा। इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडियस बेसिकली है क्या। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको पता हो कि रेडियस क्या है। अगर मैं एक एलिमेंट ड्रॉ करती हूँ, फॉर एग्जांपल ये इसका न्यूक्लियस है किसी भी एलिमेंट का, मैं ज़रूरी नहीं कोई स्पेसिफिक नहीं, बस ऐसे एग्जांपल के तौर पे आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये देखें, ये इसका फर्स्ट शेल आ गया, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड शेल आ गया। ये अब मज़ीद मेरे से इससे ज़्यादा ड्रॉ नहीं हो रहा, बस इतना सही ठीक है आपको समझाने के लिए। अब बेसिकली न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल के दरमियान जितना भी डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गई, यानी कि न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक जो भी दरमियान में डिस्टेंस आता है, जो वैल्यू आती है वो हमारा रेडियस होता है। अब एक एटम का रेडियस क्या होगा, अब एक एटम का रेडियस ये होगा ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ, सबसे छोटा एलिमेंट तो यही मुझे नज़र आता है। इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई और एलिमेंट को मैं समझा नहीं सकती। देखें यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, और इसके एक ही शेल है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है जी। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखें इसका यहाँ से लेकर इसका वैलेंस शेल तक डिस्टेंस जो होगा वो उसका क्या होगा, हाइड्रोजन का रेडियस होगा एटॉमिक रेडियस बोलेंगे अब इसको। अब बात आ जाती है दूसरी, आयोनिक रेडियस क्या होता है। सेकेंड वन जो है, आपको पता है आयन क्या होता है। आयन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, लेकिन बेहतर तो यही है कि आपको इस लेवल पे आके पता होना चाहिए कि आयन क्या है। आयन जो है ऐसा एटम या ऐसा एलिमेंट जिसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया या फिर गेन कर लिया। लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर वो गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ NaCl की, तो इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सोडियम ने क्या किया हुआ है, क्लोरीन से एक लिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, और सोडियम ने जो है क्लोरीन ने यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई,
जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इट मीन्स उसने दिया हुआ है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इट मीन्स उसने लिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ होती है, ये समझने की चीज़ होती है। अब आयंस को मैं मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। हम देख रहे हैं कि साइज ऑफ एटम, तो बेहतर तो यही है कि आपको पता हो इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट आप आ जाती है हमारे पास जो टर्म है वो है कोवेलेंट रेडियस। जी, कोवेलेंट रेडियस। अब हमारे पास कोवेलेंट कुछ दो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। अब इनका एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान जितना भी डिस्टेंस होगा उसको हम उसका रेडियस बोलेंगे उस एलिमेंट का। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देख लें, आगे जो समझने की चीज़ है वो ये है कि हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं एटॉमिक रेडियस को। ठीक है, जो तीसरी चीज़ है यहाँ पर हमारे पास, थर्ड वन इज मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस। जी, तो एक प्रोसीजर है जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सरेज की मदद से या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स की मदद से हम इसको मेजर कर सकते हैं। जी, ये दो प्रोसेसेस हैं, इनमें से कोई भी प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें मसला यह है कि हम बिल्कुल जो है वो नियर बाय मेजरमेंट्स नहीं ले सकते, बिकॉज जो साइज़ है एटम का वो वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू इट्स फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपको यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, एक इमेज शेयर कर देती हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो रेडियस ऑफ एटम्स और आइंस है वो पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से जो है वो मैनेज किया हुआ है उसको। ठीक है, तो आप उसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो वेरी वो करता है, ये एटॉमिक साइज जो होता है वेरी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, आपको एग्ज़ाम्स में भी शायद आ जाए, तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं एटॉमिक रेडियस वेरी कैसे करता है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। जी, तो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कुछ पीरियड्स हैं, पीरियड वाइज हैं, जो ऐसे लाइंस हैं जो उनको हम पीरियड्स का नाम दे रहे हैं, और जो ग्रुप वाइज हैं यानी ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह ग्रुप वाइज जो है वो एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया हुआ है। ठीक है, अब हमने बात करनी है कि जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो पीरियड वाइज कैसे उनका साइज जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, और ग्रुप वाइज वो कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इससे आगे जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रुप वाइज कैसे चेंज होती है। ग्रुप में वेरिएशन कैसे होते हैं, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि उनके नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर ऊपर इस रो में अगर 1 शेल था, यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे ट्रिपल, यहाँ पे 4, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं जैसे ही हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऊपर वाला अगर मैं हाइड्रोजन एटम जो है वो बनाती हूँ, उसका एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें एक ही शेल है। उससे नीचे आ जाएं, उससे नीचे आ जाता है ये हाइड्रोजन है, उससे नीचे आ जाता है लिथियम आ जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है, अब इसका अगर मैं एटम ड्रॉ करती हूँ तो इसमें जो है वो शेल, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो एक बढ़ गया। ठीक है, 2 हो गए हैं। अब अगर उससे नीचे वाला एलिमेंट मैं अगर देखती हूँ तो वो है सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब 11 है तो इट मीन्स कि इसका जो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर होगा वो इससे बड़ा होगा डेफिनेटली, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं।
फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सेकंड शेल में हमारे आपको पता है 8 आते हैं, जी तो 8 हो गए, और जो लास्ट वन रह जाएगा वो हमारा लास्ट वाले शेल में जाएगा। अब इन तीनों को समझने के बाद आपको मज़ीद अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें एक नंबर ऑफ शेल एक है, नंबर ऑफ शेल काउंट करें 1 एंड 2, 2 शेल्स हो गए, 1 2 3 एंड 3 शेल्स हो गए। इसी तरह जैसे ही आप मज़ीद और एलिमेंट्स को ड्रॉ करते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर हमने मेजर करना हो और रेडियस, तो रेडियस आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस कम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर सेकंड शेल तक रेडियस ज़्यादा हो गया मज़ीद, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मज़ीद जो है वो रेडियस ज़्यादा हो गया। अब इसकी 2 रीज़न हो सकती हैं, एक तो ये कि डिस्टेंस, पहला ये है डिस्टेंस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स, इसी वजह से जो साइज़ है वो एटम का इंक्रीज़ हो गया। और जो सेकंड रीज़न हो सकती है वो ये है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट, यहाँ पे ना एक इफ़ेक्ट है जिसको हमने नाम दिया है शील्डिंग इफ़ेक्ट का। ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, इसको एक हिंट के तौर पर ले लीजिएगा। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? बेसिकली ये इस इफ़ेक्ट का नाम है कि जब न्यूक्लियस के अंदर एक पावर है पॉजिटिव चार्ज की, ये पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो साइज़ होता है वो एटम का वो छोटा होता है। यानी कि अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही एटम का साइज़ श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो दरमियान में जो शेल्स है ना, ये नंबर 1 शेल, नंबर 2 शेल, ये क्या करते हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्स जो पावर है न्यूक्लियस की उसको कम कर देते हैं, यानी ये इसके दरमियान रुकावट है। यानी ये जो थर्ड वाले शेल तक जो फोर्स जा रही है वो उतनी नहीं है जितनी फर्स्ट वाले शेल में है। यानी जो पॉजिटिविटी जिस पावर के साथ वो इस शेल को अट्रैक्ट कर रहा है, उसी पावर के साथ ये थर्ड वाले शेल को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। यही एक बेसिकली पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं कि वो शील्डिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से जो थर्ड शेल है ये इसकी पावर से आज़ाद हो जाता है और वो अपनी जो फैलाव है वो ज़्यादा करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से जो एंड रिज़ल्ट हमारे पास आता है वो साइज़ इंक्रीज़ होता है एटम का, ये हो जाता है। तो इसी वजह से जो रेडियस है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है एज हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये एक शील्डिंग इफेक्ट है। इसको हमने एक और देख लेते हैं, एक और नाम भी है इसका, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होता है। ये बेसिकली शील्डिंग इफेक्ट ही है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वेरिएंट शेल। ठीक है, इसको शील्डिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब मज़ीद इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, पहला है डिस्टेंस और दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, इंक्रीज इन साइज़। जी चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, पीरियड्स देखते हैं पीरियड वाइज कैसे जो है वो एटॉमिक रेडियस इफेक्ट होता है, इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, और किन रीजंस की वजह से वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। जी तो पीरियड्स में देख लें जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है। ठीक है, जैसे आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो, साइज़ जो है वो एलिमेंट्स का फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। यानी ये अगर लेफ़्ट साइड है, ये अगर राइट साइड है, तो यहाँ अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम दिस साइड टू ऑनवर्ड, साइज डिक्रीजेज। सो लेट्स सी व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि नंबर जो चार्ज की जो न्यूक्लियर चार्ज का वो जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, डेट्स वाई वो श्रिंक हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ नहीं होते। जो अगर 1 शेल पे है तो वो 1 शेल यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ 1 शेल ही रहना है, पूरे सब एटम एलिमेंट्स का। शेल नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ नहीं करते, इसी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं। अगर मैं आपको मज़ीद समझाऊँ इसको तो वो ऐसे है, देखें अगर यहाँ पर एक एलिमेंट है उसका एक इलेक्ट्रॉन है, अब हम अगर नेक्स्ट ग्रुप में अगर फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 2 है यहाँ पर और पीरियड 1 है, ठीक है, तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट कैसे होगा कि यहाँ पर इसका
यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और अगर मैं मज़ीद इसको ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर 2 हैं तो इसी शेल में, वैलेंस शेल में क्या हो जाएगा, जो है इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज करना स्टार्ट हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब साइज तो बेसिकली वैसे ही रहना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, जब ये पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं उतने ही एक सेल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो इक्वल होता है नेगेटिव चार्ज के। तो इसका मतलब है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स हैं उनकी अमाउंट भी इंक्रीज़ करती जा रही है। जैसे जैसे उनकी अमाउंट इंक्रीज़ कर रही है उसकी पावर ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा वो भी साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर बाहर नेगेटिव चार्ज है और अंदर ही पॉजिटिव चार्ज, ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर उतना ही इकट्ठा हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर मौजूद है तो 7 ही प्रोटॉन्स जो होंगे वो अंदर मौजूद होंगे। तो 7 प्रोटॉन्स ज़्यादा कशिश के साथ, ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स के साथ 7 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो एज अ रिज़ल्ट जो एंड पे हमारे पास जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा कि हमारा जो एटम का साइज़ है वो श्रिंक कर जाएगा, वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। ये शेल जो है वो इनसाइड मूव करेगा और इन अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से जो सेल का साइज़ है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, तो आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की वो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी जो 7 प्रोटॉन्स मिलकर 7 इलेक्ट्रॉन्स पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इस साइड पे मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो जो साइज़ है वो डेफिनेटली डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर पहले का साइज़ इतना है तो सेकंड का इतना, थर्ड वन का इतना और फोर्थ वन का मे बी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें समझने की है, मैंने वजह भी बता दी है। रीज़न इसके बिहाइंड यही है कि नंबर ऑफ़ जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो चार्ज है उसका अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, डेट्स वाई जो है साइज़ जो है वो कम हो रहा है। नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ कर नहीं रहे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ही इंक्रीज़ कर रहे हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बिल्कुल बराबर होते हैं। इस वजह से फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो सेल का साइज़ श्रिंक कर जाता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर। ठीक है, सारे पीरियोडिक टेबल में यही रूल नहीं चलता। ठीक है, कुछ हैं वेरिएशंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं तो उसमें क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है एटॉमिक रेडाई, वो बहुत प्रोमिनेंट होता है सेकंड पीरियड में, लेकिन जो हायर है लेस इन हायर पीरियड्स में। ठीक है, तो मोर ओवर द डिक्रीज इज स्मॉल व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल कैडमियम, जिंक, स्कॉशियम, तो इनमें क्या होता है, ये साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट वो स्मॉल होता है, डिक्रीज जो होता है वो कम होता है। ठीक है, अब इनकी ये समझ लें एक वेरिएशन है, पूरे पीरियोडिक टेबल से डिफरेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये सिर्फ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स यही हैं कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो शेल है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इसका पहला शेल है, यहाँ पर इसका दूसरा शेल है, यहाँ पर इसका तीसरा शेल है। ठीक है, तो ये जो वैलेंस शेल, आखिरी शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल के दरमियान में जो 2 3 जो भी मतलब न्यूक्लियस के और वैलेंस शेल के दरमियान में जितने भी शेल्स मौजूद होते हैं उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उतनी फोर्स, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उतनी फोर्स जो है वो अट्रैक्शन की वैलेंस शेल तक नहीं पहुंच पाती। डेट्स वाई जो ये वाले शेल्स होते हैं या इस शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो कैपेबिलिटी होती है अट्रैक्ट टूवर्ड्स द न्यूक्लियस वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द इनर वन शेल्स। सो रिजल्ट में क्या हमें मिलता है कि हमारा जो साइज है वो कम नहीं होता, क्योंकि जो लास्ट शेल तक हमारी जो अट्रैक्शन है वो जा ही नहीं रही उस हिसाब से, तो हमारे पास जो साइज़ है वो एज़ कम्पेयर डिक्रीज़ नहीं होता। जैसे दूसरे पीरियड्स में हमने देखा है कि भाई यहाँ पर साइज़ और है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो यहाँ पर एट द एंड यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो साइज़ डिक्रीज़ की सूरत में हमें मिल रहा है। इस तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो थोड़ी सी वेरिएशन दिखा रहे हैं।
तो बस ये आपने याद रखना है कि क्यों हो रहा है, ये सिर्फ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। सही, यहाँ पर मेरे ख्याल से ये वेरिएशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक आयन का रेडियस कैसे फाइंड आउट करना है। दो तरह के आयन हैं, कैट आयन है, एक एनाइन होता है। ये हम मजीद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।